Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a new topic in today's lecture, and the new topic is related to English language, and the new topic is parts of speech in English language. Right? There are 8 parts of speech found in English language. अंग्रेज़ी ज़बान में 8 parts of speech पाए जाते हैं जिनके नाम ये हैं: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Right, so these are the 8 conventional parts of speech found in English language. Right, चले हम इनकी एक एक करके definition डिस्कस करते हैं, इनकी एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं इनको. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन को कि नाउन है क्या. ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, a place, a thing, a quality or an activity. Right? So बुनियादी तौर पर इस डेफिनेशन के मुताबिक नाउन क्या हो गया? नाउन हो गया एक नाम. किस चीज़ का? एक पर्सन का, a place का, a thing का, a quality का और an activity का. ठीक है, तो ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है. सो नाउन इज़ द नेम ऑफ certain things, certain person, certain places, certain things, certain qualities, certain activities. ठीक है, तो ये कैसे इन चीज़ों का नाम होता है. ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. ये पर्सन का नाम कैसे हो सकता है? जैसे कि पर्सन की एग्जांपल है नोमान, डेविड, टॉम, हमीद एट्सेट्रा. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पर्सन. देन प्लेस की एग्जांपल क्या है कि कैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, लंदन. सो दिस इज़ आवर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. फिर उसके बाद आता है थिंग. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. राइट, थिंग का कैसे नाम हो सकता है? थिंग्स में आती हैं ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की, लाइक डोर, फ़ैन, बेड, चेयर, मार्कर, पेन एट्सेट्रा. ठीक है, फिर उसके बाद आता है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी. क्वालिटी का कैसे नाम हो सकता? क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है. राइट, इट इज़ एन इंटेंजिबल रियलिटी. आप उसको छू नहीं सकते. राइट, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है. तो क्वालिटी में का नाम कैसे हो सकते हैं नाउन? जैसे कि हैप्पीनेस, ब्रेवरी, करेज एट्सेट्रा. सो इस तरीके से नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी. फिर नाउन इज़ द नेम ऑफ एन एक्टिविटी. एक्टिविटी का कैसे नाम हो सकते हैं? उसकी मिसाल एग्जांपल ये है जैसे कि टाइपिंग. टाइपिंग एक बुनियादी तौर पर एक्टिविटी है जिसमें एक बंदा होता है, वो कीबोर्ड के ऊपर कोई चीज़ टाइप करता है. तो इस जो एक्टिविटी कर रहा है मखसूस किस्म की, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइपिंग. इसका नाम क्या है एक्टिविटी का? टाइपिंग. जैसे कि एक और एग्जांपल है एक्टिविटी की, स्विमिंग. स्विमिंग एक ख़ास टेक्निक के साथ, एक ख़ास तरीके के साथ बंदे का पानी में तैरना, उस एक्टिविटी का नाम है स्विमिंग. इस तरह लफ्ज़ जो स्विमिंग है, वर्ड जो स्विमिंग है, वो चूँकि एक एक्टिविटी का नाम है तो इसलिए ये भी नाउन हो गया. तो ये हमारी नाउन की डिस्कशन है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ प्रोनाउन. ठीक है, बिफोर डिफाइनिंग द वर्ड प्रोनाउन, लेट्स डिस्कस द वेरी वर्ड प्रोनाउन. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस वर्ड. लफ्ज़ अगर आप प्रोनाउन को गौर से देखें तो ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ. एक है प्रो, दूसरा है नाउन. नाउन का तो आपको मीनिंग पता ही है कि नाउन किसको कहते हैं. प्रो का मतलब होता है इंग्लिश में इन फेवर ऑफ और इन सपोर्ट ऑफ. ठीक है, जिसका उर्दू में या हिंदी में मतलब होता है हिमायत में. ठीक है, हिमायत में. इन फेवर ऑफ और इन सपोर्ट ऑफ का मतलब हिमायत में, और ये मतलब हो गया प्रो का. तो इसका मतलब है जो प्रो नाउन है एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की हिमायत में कुछ कहता है, नाउन के बारे में कुछ कहता है. ये तो लफ्ज़ी डेफिनेशन हो गई इसकी. अब चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ. सो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोनाउन इज़, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज. ठीक है, तो प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन या नाउन फ्रेज़ की जगह इस्तेमाल होता है. ठीक है, नाउन का तो आपको पता ही है कि नाउन किसे कहते हैं
कि ठीक है, इस चीज़ को तो आप समझ लें कि कैसे एक लफ्ज़ एक नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, और नाउन फ्रेज़ का आप लोगों को शायद इल्म ना हो। ठीक है, नाउन फ्रेज़ बुनियादी तौर पर एक ऐसी फ्रेज़ होती है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें जो हेड वर्ड है, जिसमें जो मेन वर्ड है वो नाउन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दी एग्ज़ामिनेशन हॉल्स, इसमें जो दी एग्ज़ामिनेशन हॉल्स है इसमें 3 वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इसमें जो मेन वर्ड है वो हॉल्स है। ठीक है, दी भी मेन वर्ड नहीं है, एग्ज़ामिनेशंस भी मेन वर्ड नहीं है, हॉल्स मेन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉल्स मेन वर्ड है और ये क्या है, नाउन है। तो इसलिए चूँकि मेन वर्ड यहाँ पे नाउन है तो इसलिए इसको नाउन फ्रेज़ कहेंगे। तो ये होगी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ द नाउन फ्रेज़। अब चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोनाउन एक नाउन को या नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस करता है या उसकी जगह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, अली इज़ माई फ्रेंड। राइट, ये जुमला नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 है। दूसरा है ही इज़ अ नाइस बॉय। अब ये 2 जुमले हो गए। ठीक है, जो पहला जुमला है अली इज़ माई फ्रेंड, इसमें जो वर्ड अली है ये नाउन है। और जो दूसरा जुमला है, सेंटेंस है ही इज़ अ नाइस बॉय। ठीक है, इसमें जो लफ्ज़ ही है ये प्रोनाउन है। क्यों ये प्रोनाउन है? क्योंकि इसे पहले आने वाले जुमले में जो लफ्ज़ अली है जो कि नाउन है उसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल हो गई कि कैसे प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन को रिप्लेस करता है या उसकी जगह इस्तेमाल होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं उन एग्ज़ाम्पल्स को जिसमें प्रोनाउन एक नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस करता है। ठीक है, हम वही एग्ज़ाम्पल लेंगे जो हमने पहले डिस्कस की थी नाउन फ्रेज़ को डिफ़ाइन करते हुए। ठीक है, इस लिहाज से एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है द एग्ज़ामिनेशन हॉल्स आर लूस। ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया। दूसरा सेंटेंस है दे नीड स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर्स। ठीक है, ये दूसरा जुमला हो गया। अब जो पहला जुमला है उसमें दी एग्ज़ामिनेशन हॉल्स, ये नाउन फ्रेज़ है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। क्यों नाउन फ्रेज़ है? क्योंकि इसमें जो मेन वर्ड है हॉल्स ये नाउन है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। ठीक है, तो इसलिए ये नाउन फ्रेज़ है। अब दूसरा जुमला जो है दे नीड स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर्स, दे जो लफ्ज़ है ये बुनियादी तौर पर प्रोनाउन है। क्यों? ये अपने से पहले आने वाले नाउन फ्रेज़ की जगह इस्तेमाल हुआ है, उसको रिप्लेस किए, उसकी जगह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अपने से पहले, इससे पहले आने वाला जो नाउन फ्रेज़ है वो कौन सा है? वो है दी एग्ज़ामिनेशन हॉल्स, तो ये इसकी जगह यूज़ हुआ है। तो इसलिए दे जो है ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले नाउन फ्रेज़ की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल हो गई कि कैसे एक प्रोनाउन एक नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस करता है या उसकी जगह इस्तेमाल होता है। So this is our discussion about the next part of speech, which is pronoun. Next important part of speech is verb. Verb is really important in English parts of speech क्योंकि जो जुमले का मेन मीनिंग होता है वो वर्ब ही कन्वे करता है रीडर तक, सुनने वाले तक, राइट? तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द वर्ब, राइट? Verb is a word that shows an action, a state or an event. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक वर्ब क्या करता है? 3 काम करता है। या तो वो एक्शन शो करता है, या स्टेट शो करता है, या फिर इवेंट शो करता है। स्टेट से मुराद हालत, एक्शन से मुराद अमल, इवेंट से मुराद वाक़या जो कुदरती तौर पर हो रहा हो, जिसमें कुदरत इन्वॉल्व हो, इंसान इन्वॉल्व हो, जो डायरेक्टली कुदरत के मातहत हो। ठीक है, तो उसको इवेंट कहेंगे। उसकी मैं एग्ज़ाम्पल आगे चल कर दूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इनकी एग्ज़ाम्पल्स की तरफ कि कैसे वर्ब एक एक्शन, स्टेट और इवेंट को शो करता है। तो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है शी सिंग्स मेलोडियसली। इस जुमले में जो वर्ब है वो सिंग्स है।
तो यहाँ पर जो वर्ब है सिंग्स, ये एक्शन शो करता है, राइट? क्यों? क्योंकि ये एक एक्शन है फीमेल सिंगर का, कि वो अपनी ज़बान से, अपने होंठों की मूवमेंट से सिंगिंग करती है, एक अमल करती है जिसका नाम है सिंगिंग, राइट? तो यहाँ पर जो वर्ब सिंगिंग है या सिंग्स है, ये एक्शन शो करते हैं। दूसरी एग्जांपल है द सन राइजेज़ फ्रॉम द ईस्ट। इसमें जो वर्ब है राइजेज़ है, राइट? तो ये वर्ब जो राइजेज़ है, ये यहाँ पर इवेंट शो कर रहा है। क्यों? सूरज का मशरक़ से निकलना ये बुनियादी तौर पर कुदरती अमल है, इसको कुदरत डिवाइन एक्शन है ये, ठीक है? तो इसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसको इवेंट कहेंगे, इसको एक्शन नहीं कहेंगे। एक्शन वो होता है जिसमें डायरेक्टली इंसान इन्वॉल्व्ड हो। तो यहाँ पर चूँकि डिविनिटी इन्वॉल्व्ड है, गॉड इन्वॉल्व्ड है, अल्लाह इन्वॉल्व्ड है, तो इसलिए इसको इवेंट कहेंगे। तो राइजेज़ यहाँ पर वर्ब है और जो एक इवेंट को शो करता है। तीसरी एग्जांपल है आई हैव अ पेन, राइट? इस एग्जांपल में हैव वर्ब है और ये बुनियादी तौर पर स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? तो ये पूरा जुमला जो है, इसमें एक स्टेट को, एक कंडीशन को बयान किया गया है जिसमें एक बंदे के पास पेन है। तो ये पेन रखना, पेन का होना एक बंदे के पास, ये हालत है, कंडीशन है जिसको वर्ब हैव यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव है। तो लेट्स हैव अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की फॉर्मली डिफाइन करते हैं, उसका एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है? The definition of adjective is a word that modifies the meaning of a noun or pronoun. इस डेफिनेशन के मुताबिक एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ठीक है? तो प्रोनाउन बुनियादी तौर पर नाउन ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एडजेक्टिव प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करे तो इसका मतलब वो किसी नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन और नाउन दोनों बुनियादी तौर पर एक ही होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है एडजेक्टिव जो होता है वो बुनियादी तौर पर एक नाउन के मीनिंग में ही फ़र्क लेकर आता है, ठीक है? इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में फ़र्क लेकर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलिजेंट मैन, इस फ्रेज़ में, इस जुमले में, इस फ्रेज़ में जो मैन है वो नाउन है और इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट लफ्ज़ है ये अपने से बाद में आने वाले लफ्ज़ मैन की मीनिंग में मॉडिफिकेशन लेकर आ रहा है और मैन क्या है? नाउन है। इस तरह ये नाउन के मीनिंग में मॉडिफिकेशन लेकर आया, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब प्रोनाउन की मीनिंग में कैसे फ़र्क लेकर आता है? मसलन ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है? ही इज़ इंटेलिजेंट, इसमें जो लफ्ज़ है इंटेलिजेंट ये किस मीनिंग फ़र्क लेकर आ रहा है? ही के मीनिंग में, ठीक है? यानी ही इंटेलिजेंट है। तो इस तरह यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये प्रोनाउन के मीनिंग में फ़र्क लेकर आ रहा है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम्पल हो गई कि कैसे एक एडजेक्टिव प्रोनाउन के मीनिंग में फ़र्क लेकर आ रहा है, ठीक है? सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट एडजेक्टिव। चलिए अब एडवर्ब को डिफ़ाइन करते हैं। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या करता है? 3 काम करता है, ठीक है? पहला ये कि किसी वर्ब के मीनिंग को तब्दील करता है, उसमें कुछ इजाफी बात बताता है, उसमें कुछ इजाफा करता है उसकी मीनिंग में। दूसरा क्या काम करता है? दूसरा ये एडजेक्टिव के मीनिंग को तब्दील करता है, उसके मीनिंग में कुछ इजाफा करता है। तीसरा क्या काम करता है? किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसके मीनिंग को मज़ीद वजाहत देता है या उसको मॉडिफाई करता है, तब्दील करता है। ये 3 काम करता है एडवर्ब। कन्वेंशनल एडवर्ब जो है उसका ये काम होता है, ठीक है? और बहुत सारे
काम भी करता है, लेकिन हम कन्वेंशनल की हद तक ही इसकी डिस्कशन करेंगे। रस्मी जो तब्दीलियाँ लेकर आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब एक वर्ब के मीनिंग में कैसे फ़र्क लेकर आता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, असद प्लेज क्रिकेट वेल। ठीक है, ये हो गया जुमला, सेंटेंस 1। इसमें जो एडवर्ब है वो है वेल। ठीक है, यहाँ पर जो लफ्ज़ वेल है ये अपने से पहले आने वाले वर्ब प्लेज के मीनिंग में फ़र्क लेकर आ रहा है, उस पर कुछ इजाफ़ा कर रहा है, उसमें कुछ तब्दीली कर रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना असद प्लेज क्रिकेट, असद क्रिकेट खेलता है, अब इस बात से नहीं पता चलता है कि वो कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है, कैसा खेलता है। ठीक है, तो जब हम इजाफा करते हैं एक वर्ड वेल का इस जुमले के आखिर में, तो हमें पता चल जाता है कि वो कैसे क्रिकेट खेलता है, यानी अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट वो अच्छे तरीके से खेलता है, इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है वेल किसके मीनिंग में मज़ीद इजाफा करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, वो प्लेयर्स की मीनिंग कि वो कैसे खेलता है, वो कैसे प्ले करता है वेल, अच्छे तरीके से। तो ये प्ले के मीनिंग में फ़र्क लेकर आ रहे थे। वो प्ले क्या है, वर्ब है। इस तरह ये चूँकि एक वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये एग्ज़ाम्पल होगी हमारी कि कैसे एक एडवर्ब एक वर्ब के मीनिंग में फ़र्क लेकर आता है। दूसरी एग्ज़ाम्पल है अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंट के मीनिंग में फ़र्क लेकर आ रहा है, कुछ उसके बारे में इजाफी बात बताता है। जब हम ये कहते हैं ना अली इज़ इंटेलिजेंट, कि अली ज़हीन है, अब कितना ज़हीन है इससे नहीं पता चलता, लेकिन जब हम लगाते हैं इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है, तो बहुत लफ्ज़ से या वेरी से जो है ना हमें पता चल जाता है कि वो कितना ज़हीन है। तो इसलिए ये लफ्ज़ जो वेरी है ये इंटेलिजेंट के मीनिंग में वजाहत करता है, उसको उसमें मज़ीद इजाफा करता है, एक्सप्लेन करता है, उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, और बात को क्लियर करता है कि अली कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये एक एडजेक्टिव के मीनिंग में फ़र्क लेकर आ रहा है लफ्ज़ वेरी। तो ये वेरी फिर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल होगी कि कैसे एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव के मीनिंग में फ़र्क लेकर आता है। तीसरा जुमला है, पहले ही जुमले को हम लेकर उस तीसरा जुमला हम बनाएंगे, और वो जुमला है असद प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ठीक है, पहले हमने लगाया था असद प्लेज क्रिकेट वेल। ठीक है, अब इसमें लगाया असद प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वेरी का इजाफा करती है, और वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, और वेल क्या है, ये भी एडवर्ब है। असद अच्छा खेलता है, और असद अच्छी क्रिकेट खेलता है, और असद बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, इसमें फ़र्क है ना, कितनी अच्छी खेलता है इससे नहीं पता चलता। ठीक है, तो लफ्ज़ वेरी इजाफा कर रहा है, मज़ीद वजाहत कर रहा है किसकी मीनिंग की, वेल की। वेल क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरह ये एडवर्ब के मीनिंग में मॉडिफिकेशन ला रहा है, तो इसलिए वेरी लफ्ज़ भी यहाँ पर एडवर्ब ही हुआ, क्योंकि ये अपने से बाद में आने वाले एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो ये तीसरी एग्जांपल होगी कि कैसे एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसकी वजाहत करता है, ये उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। ठीक है, सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट एडवर्ब, another important part of speech. Okay ji, next important part of speech is preposition. Let's define preposition. Definition of preposition is, preposition is a word that is used before a noun or pronoun to show position, direction, time or method. So ये होगी डेफिनेशन preposition की। preposition एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, क्या दिखाने के लिए, पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम या मेथड। किस चीज़ का, पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम और मेथड, ये नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन को कैसे शो करता है preposition। जुमला सेंटेंस नंबर 1, एग्ज़ाम्पल नंबर 1,
द मार्कर इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है, ऑन है, और ये किससे पहले यूज़ हुआ है, टेबल से पहले। टेबल क्या है, नाउन्स, तो नाउन से पहले यूज़ हुआ है। और ये क्या शो कर रहा है, प्रेपोजिशन पोजीशन शो कर रहा है, किसकी, मार्कर की। ठीक है, मार्कर कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, टेबल के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल है प्रेपोजिशन की, ये पोजीशन शो करने वाली है। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो पोजीशन शो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की जिसका नाम है मार्कर। एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ अली वेंट इनटू द रूम। अब इस जुमले में इनटू जो है ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, और ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है। नाउन कौन सा है, रूम। ये रूम से पहले यूज़ हुआ, रूम नाउन है, और ये शो कर रहा है डायरेक्शन। अली कहाँ पर गया, रूम के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगी प्रेपोजिशन की जो डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल हो गई कि कैसे प्रेपोजिशन टाइम शो करता है। फॉर एग्जांपल नंबर 3 इज़ असद केम आफ्टर द मैच। असद मैच के बाद आया। ठीक है, तो इसमें जो प्रेपोजिशन है वो आफ्टर है, और ये प्रेपोजिशन आफ्टर जो है ये किससे पहले यूज़ हुआ है, नाउन से पहले यूज़ हुआ है, मैच से पहले यूज़ हुआ जो कि नाउन है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, कब आया, किस टाइम आया, मैच के बाद। तो ये एग्जांपल होगी कैसे प्रेपोजिशन टाइम शो करता है। चौथी एग्जांपल है असद कट द रोप विद द नाइफ। इस जुमले में प्रेपोजिशन जो है विद है, और ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है, नाइफ। ठीक है, और यहाँ पर ये मेथड शो कर रहा है प्रेपोजिशन विद, किस चीज़ के साथ रस्सी को काटा गया, नाइफ के साथ, चाकू के साथ या छुरी के साथ। ठीक है, तो ये तीसरी एग्जांपल होगी कि कैसे प्रेपोजिशन मेथड को शो करता है। सो दिस इज़ आवर डिस्कशन अबाउट प्रेपोजिशन। ओके जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड that is used to connect words, phrases और clauses। ठीक है, कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो अल्फाज को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते, आपस में जोड़ता है। चलिए इनकी एग्जांपल की तरफ कि कैसे कंजंक्शन वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अली और असद। इस जुमले में, इस एग्जांपल में और जो है कंजंक्शन है। क्यों, ये दो वर्ड्स अली और असद को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अलीज़ फादर एंड हिज न्यू फ्रेंड। इस जुमले में एंड जो है कंजंक्शन है। क्यों, ये यहाँ पर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ रहा है, अलीज़ फादर, हिज न्यू फ्रेंड। ये दो फ्रेजेस हैं, इन दोनों को एंड कंजंक्शन के तौर पर कनेक्ट कर रहा है। तो ये होगी एग्जांपल कि कैसे कंजंक्शन दो फ्रेजेस को आपस में मिलाता है। तीसरी एग्जांपल है आई लाइक अली बिकॉज ही इज़ अ नाइस पर्सन। यहाँ पर जो है कंजंक्शन जो है बिकॉज है। क्यों, ये दो क्लॉजेज़ को आपस में मिलाता है, जो बिकॉज से पहले है और जो बिकॉज के बाद है, इन दोनों क्लॉजेज़ को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई कि कैसे एक कंजंक्शन दो क्लॉजेज़ को आपस में मिलाता है। सो दिस इज़ आवर डिस्कशन अबाउट कंजंक्शन। जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ शॉर्ट साउंड, अ वर्ड और अ फ्रेज that is uttered suddenly to express an emotion। ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक इंटरजेक्शन एक ऐसी शॉर्ट साउंड होती है, मुख्तसर साउंड होती है, लफ्ज़ होता है या एक फ्रेज़ होती है जो अचानक मुंह से निकाली जाती है, मुंह से बोली जाती है, शदीद किस्म के जज्बात का इजहार के लिए या शदीद किस्म के जज्बात के इजहार करने के लिए। ठीक है, तो
इनकी एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 इज़ आउच आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल. ठीक है, इस जुमले में आउच जो है ये साउंड है, शॉर्ट साउंड है. तो यहाँ पर ये पेन को, शदीद पेन को, एक इमोशन है पेन, शदीद पेन जो है एक इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, उसका इजहार कर रहा है कि एक बंदे ने चलते चलते उसका पाँव उलट गया जिसकी वजह से शदीद पेन हुआ, तो उसको इसके इजहार के लिए उसने आउच की आवाज़ निकाली, शॉर्ट साउंड निकाली. ठीक है, तो यहाँ पर आउच जो है ये इंटरजेक्शन है. तो ये एग्ज़ाम्पल होगी कि शॉर्ट साउंड कैसे जो है एक कंजंक्शन का काम करे. आप वर्ड की तरफ आते हैं. गॉड यू लुक पेल. ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल होगी दूसरी. इसमें जो लफ्ज़ है गॉड, ये वर्ड है एक. ठीक है, जिसमें बंदा हैरानगी का इजहार कर रहा है, दुख के साथ हैरानगी का इजहार कर रहा है, शदीद किस्म के जज्बे का इजहार कर रहा है, दुख के, हैरानगी के, कि उस बंदे को कहते हैं कि तुम इतने पेल, इतने पीले, इतने जर्द क्यों दिख रहे हो, इतने जर्द दिख रहे हो यानी. ठीक है, उस पर सरप्राइज़ का, उस पर हैरानगी का इजहार कर रहा है गॉड लफ्ज़ कहकर. तो यहाँ पर गॉड क्या हो गया, इंटरजेक्शन. ठीक है, तो ये होगी एग्ज़ाम्पल कि इंटरजेक्शन एक वर्ड कैसे होता है. फिर फ्रेज़ की बात करते हैं. ओह माई गॉड शी लुक्स ब्यूटीफुल. अब इस जुमले में जो है ओह माई गॉड जो फ्रेज़ है ये बुनियादी तौर पर इंटरजेक्शन है. तो यहाँ पर फ्रेज़ की एग्ज़ाम्पल है कि कैसे एक फ्रेज़ एक इंटरजेक्शन का काम कर सकती है बाज़-औक़ात, कि कैसे एक इंटरजेक्शन बाज़-औक़ात एक फ्रेज़ भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये ओ माई गॉड जो है ये लाइकिंग का इजहार भी कर रहा है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है. तो उसके इजहार के लिए यहाँ पर इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है फ्रेज़ की फॉर्म में. सो उम्मीद है आप लोगों को तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आए होंगे, ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. दिस इज़ इट फॉर टुडे. Thank you very much. Allah Hafiz.